गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 2 का बीएड सेमेस्टर 1 में कंटेम्प्रेरी एंड इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने असाइनमेंट बनाया, आप देखिए और इसे सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है और इसमें टॉपिक्स भी सीख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट का हमारा ये जो है पहला फ्रंट पेज है और इसको देखिए कैसे डिजाइन किया गया है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं या इससे भी और बेहतर कर सकते हैं। देखिए दूसरा पेपर ये है, दूसरा है ये, इसमें इंडेक्स दिया गया है, ये रहा इंडेक्स। देखिए यहाँ से हमारा जो है टॉपिक्स स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न हमारे शिक्षक के द्वारा दिया गया है, महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण पर शिक्षा की क्या भूमिका है। पर शिक्षा की क्या भूमिका है, विस्तार से व्याख्या करें इसके बारे में। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर एक निबंध लिखें। ये दो हैं, क्रम संख्या एक साइड में, विषय और पृष्ठ संख्या एक साइड में दिया जाता है, जिसमें पृष्ठ संख्या में कितने से कितने पेज तक आप क्या क्या लिखे हैं उसके बारे में होता है। तो इन सभी चीज़ों का वर्णन है। आप देख सकते हैं, थोड़ा हमने जूम कर दिया है ताकि आप देख भी पाएँ, तो इसलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए टॉपिक्स है। पहला है महिला एवं कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। महिला और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। तो जब हम लोग किसी भी असाइनमेंट को लिखते हैं तो उसमें जो है परिचय यानी कि जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वो लिखा जाता है। तो वही लिखा गया परिचय, अवधारणा, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखिए सशक्तिकरण होता क्या है इसके बारे में पहले जान लें। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को जागरूक, आत्मनिर्भर, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए सामर्थ्य एवं स्वतंत्र होता है। यानी क्या, सशक्तिकरण के माध्यम से जो महिलाएं होंगे, जो कमजोर वर्ग के होंगे, और उनको जो भी प्राचीन समय से जो भी या तो पुराने समय से जो भी उन पे जो है बोल सकते हैं अत्याचार हुए हैं, सती प्रथा जैसे हो गया आपका जाकर, वैदिक टाइम में जैसे प्राचीन समय में जो है महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, कमजोर वर्ग नीच जाति के जो थे उन्हें छुआछूत की भावना उसके प्रति रखा जाता था, उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। तो इन सभी से जो है उन्हें बाहर निकाल कर जागरूक करके आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि वो अपने बलबूते पर जो है किसी व्यवसाय पे या किसी कार्य को कर सके, बेहतर नियंत्रण कर पाए, यानी कि किसी भी चीज में निर्णय भी बेहतर ले पाए। इन सभी चीजों को लेकर जो होती है, इन सभी का जो एक सम्मेलन समूह बोल सकते हैं कि इन सभी के बारे में जो बतलाता है कि कैसे हम इन सभी क्षेत्रों से जागरूक हो सकते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं सशक्तिकरण। सशक्तिकरण देखिए, सशक्तिकरण शब्द के बारे में बोला गया है। सशक्तिकरण शब्द का अर्थ क्या है? सशक्तिकरण शब्द का अर्थ है शक्ति सहित गत्यात्मकता, यानी शक्ति सहित गत्यात्मकता, अर्थात शक्ति के साथ ही गति की ओर बढ़ना। यानी क्या, सशक्तिकरण का एक शाब्दिक अर्थ अगर बोला जाए तो उसका अर्थ होता है शक्ति के साथ गति की ओर बढ़ना, मतलब बल लगाकर किसी भी कार्य को करने की, आगे की ओर बढ़ते जाना है। जैसे अगर छुआछूत से एक व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में, मान लेते सरकारी क्षेत्र में जॉब ले रहा है, तो वो उस समूह के जितने भी लोग होंगे उससे प्रेरित होकर जो है बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे उस क्षेत्र में। तो ये होगा शक्ति के साथ गति की ओर आगे बढ़ना। या तो जैसे अभी वर्तमान समय महिलाएं जैसे होती है, अभी देखेंगे महिलाएं जो है राष्ट्रपति हमारे देश की हैं, पायलट भी है, नौसेना में पायलट हैं, आपके यहाँ बहुत क्षेत्रों में है, मदर टेरेसा हो गई, बहुत सारे ऐसी हैं जो प्रेरणा देती हैं, और इनसे जो है महिलाएं बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि यह भी एक सशक्तिकरण शब्द का उदाहरण है। आगे देखते हैं, नारी और कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बहुआयामी दृष्टि है। यानी कि इन दोनों का अगर यदि नारी और कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण किया जाए तो सशक्तिकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह ना हो तो हमारे देश में जो है विकास में जो है बाधाएं आ सकती हैं, और अगर हो जाती है तो विकास भी बेहतर होगा। इसलिए आगे देखिए अगले में, सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी एवं सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच एवं नियंत्रण प्राप्त करती है। यानी क्या क्या बोलो, फिर से सुनिए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी एवं सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच एवं नियंत्रण प्राप्त करती है। मतलब क्या,
महिलाएं या कमजोर वर्ग जो होंगे आर्थिक यानी इकोनॉमिक क्षेत्र में, हमारा जो जीडीपी होता है और जीएनपी जैसे होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, इन सभी में जो है वो भागीदारी निभाएंगे। और क्या होता है, राजनीतिक भागीदारी बोला गया अगला। राजनीतिक भागीदारी मतलब महिलाओं को जो है राजनीति बोल सकते हैं नेता जो बनते हैं, या तो विधानसभा विधान परिषद होता है, एमएलए एमपी होते हैं, वार्ड मुखिया होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, इसके बारे में बोला गया है। या तो कमजोर वर्ग के लोगों के, नीच जाति का वर्ड का तो यूज नहीं करना चाहिए। और सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है, अगर इन सभी को लेकर चलेंगे, सभी जात पात के लोगों को, महिलाओं को लेकर चलेंगे, समाज का विकास बहुत जल्दी होगा, यानी वो समाज जो है विकास की ओर अग्रसर होगा, यानी विकास बहुत तेजी से होगी। तो इसके बारे में इस पॉइंट में लिखा गया है। देखिए आगे देखिएगा, देखिए कुछ वर्डों को अगर देखने में दिक्कत हो तो हम बोल दे रहे हैं, उससे भी समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है अगला पॉइंट, तथा वे अपनी शक्तियों एवं समाधान संभावनाओं, क्षमताओं एवं योग्यता तथा अधिकार एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होते हैं। यानी क्या, वे अपनी शक्तियों, संभावनाओं, क्षमताओं एवं योग्यताओं तथा अधिकार एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होते हैं। यानी कि उनके अगर दी जाती है ये जिम्मेदारियां और उन्हें बताया जाए अगर कि आपकी क्या कर्तव्य है देश के प्रति, तो वो जागरूक हो जाएंगे, कि वो जान जाए अगर कि देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, तो वो जागरूक होंगे। और वो अगर ये भी जान जाए कि उनकी क्या क्षमताएं हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, तो देश से और जो है प्रगति होगी। यही बात इस आगे पॉइंट में लिखा हुआ है। देखिए उसके आगे क्या है, महिला एवं कमजोर वर्ग समाज की प्रगति को बढ़ाने में सहायक रही है। देखिए ये लाइन है, महिला एवं कमजोर वर्ग समाज की प्रगति को बढ़ाने में सहायक रही हैं। समाज का पूर्ण विकास पुरुष एवं महिला, उच्च वर्ग, कमजोर वर्ग के समान भागीदारी से संभव है। इसलिए आवश्यक है कि समाज में महिला में साक्षरता तथा कमजोर वर्ग में शिक्षा, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु प्रयास हो। यानी क्या, समाज का अगर संपूर्ण विकास चाहिए, यानी बहुत तेजी से विकास चाहिए, तो उसके लिए जो है सभी वर्गों को, महिलाओं को, उच्च वर्ग को, कमजोर वर्ग को समान भागीदारी होनी चाहिए। यानी सभी अगर भागीदारी देंगे, आप जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक परिवार है, उस एक परिवार में सभी व्यक्ति रहते हैं। अगर उस परिवार में सभी लोग भागीदारी लेते हैं, किसी कार्य को करते हैं, मान लेते हैं एक परिवार में 100 रुपये एक व्यक्ति कमाता है, अगर सभी 100 कर कमाएंगे तो उस परिवार की जो है आय बहुत अधिक हो जाएगी और वो परिवार जो है संपन्न हो जाएगी। परंतु अगर उस परिवार में एक ही सिर्फ पुरुष ही कमाए और महिलाएं ना कमाए, उसमें छोटे बच्चे होंगे वो ना कमाए, तो वो जो परिवार जो होगा वो पीछे की ओर बढ़ जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा। अर्थात अगर समाज में महिला, पुरुष, उच्च वर्ग और जितने भी कमजोर वर्ग हैं, वो सभी अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो उस समाज का जो है विकास बहुत तेजी से होगा। यह बात इसमें कहा गया है। और जब तेजी से विकास होगा तो वो आत्मनिर्भर बन जाएगा समाज, और समाज अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो राज्य आत्मनिर्भर होगा, और राज्य अगर आत्मनिर्भर होती है तो देश भी आत्मनिर्भर होगा। तो यह बहुत बड़ा जो है प्रभाव छोड़ती है, तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आगे देखिए, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, अर्थ एवं परिभाषा। थोड़ा जूम कर दें ताकि आप देख पाइएगा। इसमें देखिए अर्थ एवं परिभाषा में क्या बोला गया है। एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर बीना अग्रवाल। इनके अनुसार बोली क्या है, अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल के अनुसार महिलाएं और कमजोर का सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दुर्बल एवं उपेक्षित लोगों के समूह की क्षमता बढ़े, जिससे महिलाएं अपने आप को निम्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में डालने एवं मौजूद शक्ति संबंधों को बदल कर अपने पक्ष में कर सके। ये बोल क्या रही हैं कि महिला और कमजोर का सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी महिलाओं और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण किया जाए तो
जिससे दुर्बल एवं उपेक्षित लोगों के समूह की क्षमता बढ़ेगी। यानी जो कमजोर लोग होंगे उनकी जो है क्षमताएं, उनकी जो ताकत होगी, उनकी जो इच्छाएं होंगी वो बढ़ जाएंगी और वो काम भी अधिक कर पाएंगे, जिससे महिलाएं अपने आप को निम्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूद शक्ति संबंधों को बदलकर अपने पक्ष में कर सकते हैं। यानी क्या, अगर उन्हें शिक्षा दी जाए और उससे वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो अनेक प्रकार के अपने लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे गाँव में कुछ महिलाएं देखने को मिलती हैं कि गाँव में कुछ महिलाएं होती हैं जो आपका जाकर जो है आंगनबाड़ी में शिक्षिका का काम करती हैं, अगर पढ़ी लिखी हैं तो। और कुछ ऐसे भी कमजोर वर्ग के लोग होते हैं जो शिक्षित अगर हैं तो कृषि भी अगर कर रहे हैं तो शिक्षा के माध्यम से कृषि को भी बेहतर कर रहे हैं, तो उससे उनकी जो क्षमता है जो है उपजाऊ की क्षमता जो है अधिक हो जाती है। और महिलाओं के द्वारा अगर थोड़े बहुत इनकम आ जाती है तो घर की स्थिति भी सुधर जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि महिलाएं अपने पक्ष में कर सकती हैं या कमजोर वर्ग जो है अपने पक्ष में कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो दिया हुआ है डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा के अनुसार, डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा के अनुसार महिला एवं कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाना है ताकि वह सहजता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। यानी ये जो अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ये क्या बोलते हैं कि महिला एवं कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाना। यानी कि महिलाएं जो शक्तिशाली हो जाएंगी वो खुद पर निर्भर रहेंगी, दूसरे पे पैसे पे आश्रित नहीं रहेंगी, ताकि वह सहजता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। यानी अगर वो खुद इनकम करती हैं तो दूसरे से वो पैसे मांगेंगी नहीं, वो अपने लिए सक्षम हो जाएंगी, खुद ही अपना इनकम कर पाएंगी। और अगर अपना इनकम कर लेती हैं तो वो अपने घर का भी पालन पोषण अच्छे से कर सकती हैं, शिक्षा में अच्छा कर सकती हैं। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक मिनट, महिला एवं कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण की प्रक्रिया के उनके आयाम। यानी क्या कि महिला और कमजोर वर्ग को अगर सशक्तिकरण किया जाए, यानी कि उन्हें जागरूक बनाया जाए, आत्मनिर्भर किया जाए, तो उसके लिए क्या क्या जो है साधन हो सकते हैं जिसके द्वारा जो है वो अधिक मजबूत, समाज को बेहतर और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला है शैक्षिक, यानी शिक्षा जरूरी है। शारीरिक एवं स्वास्थ्य, शरीर अगर स्वास्थ्य बेहतर ना होगा तो कार्य करने में हमें दुविधाएं आएंगी, किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे। आर्थिक, यानी पैसे की, अगर वो पैसे का इनकम करेंगे, व्यवसाय के बारे में सीख जाएंगे कि किस तरह का व्यवसाय करना चाहिए जिससे कमजोर वर्ग या महिलाएं जो हैं अपना जीवन यापन कर पाएंगी, तो उससे भी इनकम आएगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उसके बाद देखिए सामाजिक है। सामाजिक यानी क्या, समाज सेवा की भावना अगर उत्पन्न होती है तो भी समाज में जो है जागरूकता फैलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में अगर महिलाएं या कमजोर वर्ग आते हैं तो सभी लोगों में प्रोत्साहन बढ़ेगा और राजनेता भी बेहतर बनेंगे और बेहतर हमें लीडरशिप देखने को मिलेगी। विविध, ये विविध है एक। चलिए देखते हैं एक करके। देखिए पहला जो है थोड़ा देखिएगा, महिला और कमजोर वर्गों की शिक्षा देने के बारे में बात किया गया। शैक्षिक सशक्तिकरण, पहला जो टॉप अभी बात की थी, शैक्षिक सशक्तिकरण। महिला और कमजोर वर्गों की शिक्षा देने से वे अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। शिक्षा के प्रयोग से स्त्रियां परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करती है। यानी क्या, अगर उन्हें शिक्षा दी जाए महिलाओं को और कमजोर वर्ग को, तो कमजोर वर्ग तो अपने आप को मजबूत कर लेंगे और सामान्य वर्ग से तुलना करने लगेंगे, उनके बराबरी में आ जाएंगे और जिससे समाज में विकास होगा। लेकिन अगर महिलाओं को शिक्षा दी जाए तो वो क्या होगा, समाज में सम्मान के साथ साथ, यानी कि महिलाओं को सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि समाज में पुरुषों को अधिक सम्मान मिलता है क्योंकि वो पैसे कमाते हैं। इस कारण से अगर वो भी पैसा कमाने लगे तो उनको समान सम्मान मिलेगा और समान सम्मान अगर मिलेगा तो तो उन्हें भी जो है जागरूकता बनेगी और वो जो है अधिक जो है शिक्षा ग्रहण करने की ओर अग्रसर होंगे। दूसरा, शारीरिक या स्वास्थ्य। इस सशक्तिकरण का अभिप्राय कमजोर वर्ग और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा है। गरीब कमजोर वर्गों के लोग पूरी क्षमता के साथ अच्छी अस्पतालों में अपना इलाज न करा पाते हैं,
तथा महिलाओं को मासिक चक्र या धर्म जैसी अवस्था में परिवार में पैसे के अभाव के कारण एक ही कपड़े का उपयोग करना पड़ता है, जिससे अनेक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। देखिए ये बोला गया क्या है, एकदम साधारण बातों, साधारण जो है भाषा में हमने लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसमें अगर देखिएगा तो इसमें क्या बोला गया है कि सीधी सी बात है, अगर हम लोग थोड़े से बात को समझें कि कोई व्यक्ति को का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता है, और कार्य भी नहीं कर सकता है, शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकता है। एक बालक को अगर बुखार है तो वो कितनों पढ़ाया जाए वो नहीं समझ सकता कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें उसका मन नहीं लगेगा। और इसी तरह अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति को तबीयत खराब है या कुछ बीमारियां हो गई हैं तो उसमें भी उसका जो है ध्यान नहीं लगेगा कार्य को करने में। तो इसी तरह से बोला गया है कि महिला जो है या कमजोर वर्ग जो है उनमें जो है पैसा के अभाव जब होता है तो वो जो है अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। तो अगर इस व्यवस्था को सरकार के द्वारा या तो समाज के द्वारा उसमें सहायता की जाए तो वो जो है प्रबल हो जाएगा और वो अच्छा अपना कर सकता है अपने विकास में। इसी तरह महिलाएं जो होती हैं उनका मासिक चक्र चलता है और जिनके कारण उनके जो है स्वास्थ्य में अनेक समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं से लड़ने के लिए अगर उस परिवार के पास पैसे हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो वो जो है उसके लिए जो है मेडिसिन या दवाइयाँ जो होते हैं, जो भी वो जो साधन होते हैं वो सारे जो है उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे वो जो है बीमारियों से बच सकते हैं और अपने शिक्षा में बेहतर कर सकते हैं। तीसरा देखिए आर्थिक सशक्तिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे जो है अभी हमारा समाज जो है चलता है। महिला और कमजोर वर्ग को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य या कार्य मिलने पर उचित वेतन ना मिलना, अगर उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार कार्य, वेतन और सम्मान मिले तो देश के आर्थिक विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसका अर्थ क्या है कि जैसे अभी देखिएगा कि बेरोजगारी बहुत अधिक है, तो ये हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अच्छे भले पढ़े लिखे हैं व्यक्ति, परंतु वो अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसे एक चपरासी का जॉब मिल रहा है, तो जबकि उसे जो है उसकी काबिलियत के अनुसार अच्छी जॉब मिल सकती थी। उसके पास जो है अच्छी शिक्षा है, गुणवत्ता है, और उस गुणवत्ता के अनुसार उसे वेतन दिया जाता, उसे जो है उस तरह का सम्मान अगर मिल जाता, सम्मानित जॉब मिल जाता, तो वो जो है वो आपका जाकर देश के विकास में जो है एक भागीदारी निभा सकता था, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ा सकता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है कमी है, और इस कमी को अगर पूर्ति की जाए सरकार के द्वारा या देश के जो भी अधिकारी है उनके द्वारा, तो आर्थिक सशक्तिकरण भी हो सकता है, महिलाओं का भी और कमजोर वर्गों का भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कमजोर वर्ग जो है और उतने पैसा उनके पास नहीं होती है, तो अच्छे अच्छे कोचिंग्स या अच्छे अच्छे संस्थाओं में पढ़ भी नहीं पाते हैं, और पढ़ नहीं पाते तो वो दूसरों के तुलना में कम जो है प्रिपेयर हो पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण, इसकी शुरुआत परिवार से होती है, क्योंकि परिवार के समूह में समुदाय का निर्माण तथा समाज का निर्माण होता है। परिवार में स्त्रियों तथा बुजुर्ग के साथ या अच्छे व्यवहार एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, और समाज का सशक्तिकरण स्वतः ही हो जाएगा। मतलब क्या कि सामाजिक सशक्तिकरण जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे अभी देखने को मिलेगा कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने से बड़े को देख कर भी जो है उनका हंसी मजाक उड़ा देते हैं, जुमन से बोल देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके परिवार के लोग जो हैं उनमें जो है अच्छे संस्कार नहीं डालते हैं, और उनमें जो है अच्छे संस्कार या अच्छे व्यवहार अगर डाला जाए तो वो क्या करेंगे, अपने से बड़ों का, शिक्षकों का या अन्य जो होंगे उनका जो है सम्मान करेंगे, और अगर अच्छी बातें सिखाई जाएंगी तो वो जो है सच्चाई के साथ हमेशा रहेंगे और अच्छे कार्यों को करेंगे, और इस अच्छे कार्यों को अगर करेंगे तो अच्छे नेता भी हमें मिलेंगे, और जब अच्छे नेता मिलेंगे तो देश का विकास स्वतः ही होगा। और समाज में अगर सभी अच्छे हो जाएंगे, व्यवहार अगर सही हो जाएगा, तो किसी भी ऑफिस में किसी कार्य को करने के लिए हमें 100 रुपये देने नहीं पड़ेंगे, वो स्वतः ही बिना पैसे के ही हो जाएंगे। तो यह भी समाज के सशक्तिकरण अगर होता है तो लोगों को, कमजोर वर्ग महिलाओं को जो है आपका जाकर
परेशानियां नहीं होंगी और वो मजबूत हो पाएंगे। अगला देखिए, राजनीतिक सशक्तिकरण। देश के राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं और कमजोर वर्ग की बराबरी और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। यानी राजनीतिक सशक्तिकरण में क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ते हैं या राज्यसभा पढ़ते हैं, तो उनमें देखते होंगे कि कुछ सीटें होती हैं जो महिलाओं के लिए जो है रिजर्व होती हैं। या तो नगर पालिका के बारे में अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नगर पालिका में जो है 1/3 जो सीटें होती हैं वो जो है आपका जाकर महिलाओं के लिए जो है रिजर्व होते हैं, यानी कि उसमें जो है सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगे। या तो आंगनबाड़ी जो होती है उसमें भी महिलाएं होंगी। तो इसी तरह से अगर राजनीतिक क्षेत्र में हो, जो एमएलए एमपी होते हैं, विधानसभा में विधान परिषद में जो सदस्य बनते हैं, लोकसभा से जो चुन के जाते हैं, ये सारे, तो इनमें भी कुछ आरक्षण की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो इससे महिलाएं जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी आ पाएंगे, कमजोर वर्ग भी आ पाएंगे और इससे राजनीतिक सशक्तिकरण हो गया, यानी कि हमें अच्छे राजनेता मिलेंगे और देश का जो है कल्याण होगा। तो ये बात इसमें कही जा रही है। छठे नंबर देखिए, विविध सशक्तिकरण। संविधान की दृष्टि से आर्टिकल 40, विविध सशक्तिकरण जो है हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 है। इसमें बात क्या किया गया है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता की बात, यानी कि किसी भी जाति का हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, किसी भी धर्म का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी धर्म का हो, किसी भी लिंग, पुरुष हो, स्त्री हो या नपुंसक लिंग हो, सभी में समानता। जन्म स्थान, वो कहीं भी जन्म लिया हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा, किसी भी राज्य का हो, अगर समानता होगी तो उसमें जो है प्रगति देखने को मिलेगी समाज में, और समानता ना होगी तो लड़ाइयां करते रहेंगे और अंग्रेज के जैसे शासन कोई दूसरे करते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे और क्या कोई दूसरा शासन जैसे कर रहा था, इसी तरह से यहाँ भी होगा। जाति जाति में लड़ाई होगी, राजनेता बैठे रहेंगे और अपना पैसा निकालते रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कारण हो सकती है। धारा 15 नागरिकों के प्रति भेदभाव का निषेध के बारे में बात करती है। धारा 15 ये थोड़ा सा मिट क्या देख लीजिएगा, यानी क्या भेदभाव नहीं होनी चाहिए, धारा 15 बताती है। धारा 16 क्या बताती है, यानी अनुच्छेद 16 इसको बोल सकते हैं हम लोग, सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता का अधिकार। यानी क्या, कोई भी जो सरकारी जॉब आती है उस सरकारी जॉब में सभी को समान अवसर दिया जाए। लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसी धारणाएं भी हैं, ऐसी बातें भी है जिनको देखना आवश्यक होता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी को कुछ छूट दी गई है, पिछड़े वर्ग को कुछ छूट दी गई है। तो ये सभी को अभी यहाँ पे नहीं लेना है, बस ये याद रखना है कि सरकारी जितने भी जॉब होंगे उन जॉबों में जो है अवसर में समानता दी जाएगी। आगे देखिए, ये सभी अधिकार हमारा संविधान सभी वर्ग या सभी जाति लिंग को देती है। यानी ये जितने भी अधिकार है ये सारे जो है हमारा संविधान जो है वो सभी जाति सभी लिंग के लोगों को देती है। वो ऊंच नीच की भेदभाव या तो लिंग भेदभाव नहीं देखती। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, महिला एवं कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण की आवश्यकता। आखिर हमें आवश्यकता क्या पड़ी जिसके कारण से ये कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण क्यों किया जाए, कुछ तो कारण रही होगी प्राचीन समय में या पुराने समय में, और जिसके कारण से अभी उसकी भरपाई की जा रही है। अगर उस समय में जागरूक होते तो अभी नहीं करनी होती। तो देखते हैं उसके बारे में। किसी भी संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए विकास के क्षेत्र में स्त्री पुरुष, उच्च वर्ग, कमजोर वर्ग या निम्न वर्ग सभी के समान भागीदारी से समाज, राज्य एवं देश का विकास तेजी से होता है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि सभी का समान भागीदारी अगर होगा समाज में तो, या संतुलित समाज होगा तो उसमें विकास भी तेजी से होगी। महिलाओं के बिना हम एक उज्जवल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। एक समय था जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार से वंचित रखा गया था, उन्हें धार्मिक स्थलों में प्रवेश वर्जित था, वह भगवत गीता, रामायण या रामचरितमानस को पढ़ना वर्जित किया गया था, यानी मना कर दिया गया था कि आप नहीं पढ़ सकते उन सभी चीजों को। परंतु आज वे स्वतंत्र हैं, देश के विकास में योगदान दे रही है, जैसे सैनिक बनकर, अधिकारी बनकर, शिक्षिका बनकर आदि क्षेत्रों में। यानी अभी जो है वो हर क्षेत्रों में है। तो वो पहले जो मनाही की गई, जो कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया था, इसलिए उनको सशक्तिकरण करना आवश्यक पड़ रहा है। अगर दे दिया जाता तो नहीं पड़ता, जो हम पहले बोल चुके हैं। कमजोर वर्ग के सहयोग से आज देश के औद्योगिक क्षेत्र
में कार्य बहुत तेजी से हो रही है। यह कृषि कर हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी क्या, देखिएगा किसी भी उद्योग को करने के लिए, मान लेते हैं एक सीमेंट फैक्ट्री है, तो उस सीमेंट फैक्ट्री को चलाने के लिए जो है लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, और वो मजदूर आएंगे कहाँ से, तो यही कमजोर वर्ग ही जाते हैं काम करने के लिए। और ये अगर ना जाए तो वो सीमेंट फैक्ट्री जो है अच्छी से चलेगी नहीं। जैसे या तो हम लोग मान सकते हैं झारखंड में देखते हैं जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा के नाम पर टाटा जो कंपनी है, इसमें भी बहुत सारे मजदूर हैं, या तो बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, कार्य करने वाले जो हैं, वो सारे के सारे अगर उन जो है अपना सहयोग ना दें तो वो कंपनी अपना संचालन नहीं कर सकती, अपना जो है सही से चला नहीं सकती कंपनी को। और अगर वो नहीं भागीदारी निभाएंगे तो कंपनी भी तेजी से नहीं भागेगी, और तेजी से अगर नहीं भागेगी तो देश का भी विकास नहीं होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमजोर वर्ग तथा महिलाओं के सहयोग से हमारा देश भारत विश्व में तेजी से विकसित देशों में शामिल होने की ओर है। यानी क्या, पहले देखते होंगे कि भारत जो है जब भी शक्तिशाली देशों की बात होती थी तो उसमें जो है भारत की नाम नहीं होती थी, लेकिन अभी जो है हमारे देश की महिला, हमारे देश के कमजोर वर्ग, उच्च वर्ग और सभी वर्गों के लोग जो हैं इसमें भागीदारी देकर जो है अभी इसको बहुत आगे की ओर ले जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, देखिएगा शक्तिशाली देशों में जो है टॉप 4 टॉप 5 में जो है भारत की जो है स्थिति अभी शामिल हो गई है, जबकि वो टॉप 7 में भी उस टाइम नहीं थी। तो ये इनके जो है सशक्तिकरण के कारण ही हुआ है, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के कारण ही हो पाया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए सरकार की योजनाएं, यानी कि सरकार ने जो है इन्हें जो है सशक्तिकरण करने के लिए क्या क्या योजनाएं लाई हैं, वो योजना को देख लेते हैं। बहुत सारी योजनाएं, लेकिन एक दो को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जितना मन करे। भारत सरकार द्वारा महिलाओं और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई गई निम्न योजनाएं हैं। पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह अभियान 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत हरियाणा में शुरू की गई थी। यानी क्या, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको जो है शिक्षा से जोड़ने के लिए एक योजना लाया गया था हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह एक राष्ट्रीय पहल है जो गिरते बाल लिंगानुपात को सुधारने और लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। देखिए जैसे यहाँ पे और कुछ भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। उद्देश्य में, इसका उद्देश्य क्या था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। यानी क्या, घर में जो कन्याएं होती है, बालिकाएं जो होती है, उनकी जो है हत्या कर दी जाती थी और पैसे या दहेज की चलते, या तो पढ़ाई ना उन्हें ना करवा पाने के कारण। तो इसको रोकने के लिए जो ये लाया गया। लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना। लड़कियां जो होती थी उन्हें जो है समाज में अभी भी जो है, अगर किसी फैमिली में एक लड़का एक लड़की है तो उसमें से लड़के को जो है प्रधानता दी जाती पढ़ाने में, लेकिन लड़कियों को नहीं दी जाती। तो इस चीज को जो है खत्म करने के लिए जो है सरकार ने जो है बहुत सारी योजनाएं ली, जिसमें से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्हें सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करना। उन्हें जो है समाज में जो है असुरक्षा महसूस होती थी या कहीं जाने में जो है असुरक्षा महसूस होती थी, उसके लिए दिया गया समान अवसर प्रदान करना। समान अवसर मतलब क्या, अगर मान लीजिए लड़कियां अच्छी पढ़ने में है, कोई लड़की या तो कमजोर वर्ग अगर अच्छे पढ़ने में है तो वो एग्जाम दे, एग्जाम के द्वारा नवोदय में जाए और नवोदय से बेहतर पढ़ के बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई सरकार द्वारा। और समाज की नकारात्मकता मानसिकता को बदलना। समाज में जो गलतफहमियां जो फैली हुई हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं या महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं, तो इसके लिए भी इसको लाया गया था। तो ये इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं उज्ज्वला योजना। यह योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इससे जो ग्रामीण और वंचित बीपीएल परिवार की महिलाओं को, यानी कि ग्रामीण और वंचित जो है बीपीएल परिवार की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान कराती हैं। उन महिलाओं को क्या करवाई जाती थी? एलपीजी कनेक्शन। जैसे क्या होता था उस पहले के टाइम में, महिलाएं जो होती थी लकड़ी या चूल्हे से जो खाना बनाती थी, तो उससे जो धुआं निकलता है जो बहुत हानिकारक होता है, तो उनके शरीर में प्रवेश करता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती थी। तो इसको भी सरकार ने देखा कि इससे भी महिलाओं में जो है एक समस्या आ रही है, तो इस समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है एलपीजी लाया, जो बीपीएल परिवार वाले हैं। और उसमें कुछ राशि जो है वापस भी की जाती है कि कुछ पैसे आप दे, एलपीजी ले ले और वापस फिर कुछ पैसा मिल जाता है। एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, इसलिए बात नहीं कर रहे उस पर।
महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना, यानी कि उनके स्वास्थ्य में सुधारना। और कमजोर वर्ग जैसे कुछ फैमिली ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, तो अगर ये बीपीएल कार्ड से हैं तो उन्हें जो है पैसा भी वापस कर दिया जाता था। तो इससे क्या होता है कि वो लोग भी जो है अच्छा अपना जीवन स्तर सुधार करते हैं। आगे देखिए, महिलाओं के लिए तो बात कर लिए, पुरुषों के लिए भी बात कर लेते हैं। मनरेगा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह जो है कांग्रेस की जो पार्टी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे लाया गया था ये। तो इसकी शुरुआत 2005 को हुई थी। इसके तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क समुदाय को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, जिससे कमजोर वर्ग सशक्त और आत्मनिर्भर हो। उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर के हर वयस्क को कम काम का कानूनी अधिकार हो। काम का कानूनी अधिकार, वो गलत लिखा हुआ है। तो देखिए मतलब क्या, ये जो मनरेगा है, ये योजना आई 2005 में, कांग्रेस की सरकार जब थी उस टाइम पे। इसके आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आई तो इस समय जो सरकार थी, उस समय की जो सरकार थी, उसने देखा कि गरीब और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उन्हें जो है व्यवसाय नहीं मिल पाता है, उन्हें काम करने का जो है साधन नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है वो रोजगार नहीं पाते और वो जो है भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। तो इस कारण इन्होंने ये योजना लाया, जिसमें बहुत सारे काम हुए, जैसे जगह जगह पर गड्ढे खुदवाया गया, तालाब बनवाए गए, कुएं बनवाए गए, या तो गवर्नमेंट के किसी के कुएं पास होते तो उसमें कार्य करने के लिए लोगों को भेजा गया। इस तरह के काम किए गए। तो 100 दिनों तक इसमें रोजगार देने की बात की गई। अगर रोजगार नहीं मिलता है, अगर रोजगार नहीं मिलता है तो रोजगार में जो है रोजगार के लिए जो भत्ता होता है वो भत्ता भी दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता के रूप में। ये भी बात इसमें की गई थी। तो ये सारे चीज जो है आप देख सकते हैं, महिला एवं कमजोर वर्ग को सशक्तिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसको इतने पढ़ने के बाद हमें क्या निष्कर्ष निकलता है या हम क्या सीख पाते हैं इससे, ये बात को देख लें, क्योंकि निष्कर्ष भी बताना बहुत जरूरी है। हमारे धार्मिक विचार से स्त्री को देवी का रूप मानते हैं, यानी धर्म के अनुसार मानते हैं। काली माता, सरस्वती माता, दुर्गा माता, ये सब हम लोग सुनते ही आ रहे हैं बचपन से और हम लोग पूजते भी हैं इनको। परंतु उसे एक इंसान के रूप में पहचानने से भी ही मना कर देते। मतलब क्या, पूजा तो करते हैं हम लोग, लेकिन वर्तमान समय में जब सामने में कोई होता है तो उसको उतना सम्मान नहीं देते हैं। लड़कियों, महिलाओं का शोषण समाज में होता है, इस पर प्रतिबंध या रोक लगाकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। यानी कि समाज में जैसे दहेज प्रथा के लिए एक शोषण के, एक महिलाओं में जो अत्याचार की भावना है, तो इसको खत्म कर दिया जाए। पहले सती प्रथा थी, तो उससे राजा राम मोहन राय ने विलियम बेटिंग जब गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे खत्म किया था। इसी तरह से अभी भी किया जा सकता है। और भी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको, कमजोर वर्ग के लिए समाज समान सम्मान दे। जैसे नीच वर्ग के होते हैं, तो अभी भी कुछ जगहों में ऐसा भी होता है कि वो नीच घर का है तो उसके वहां खाना खाने नहीं जाया जाएगा, शादी विवाह में ऐसी बात की जाती है। तो ये सबको खत्म कर दें, तथा सरकार जो भी योजना लाए उसे जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए, जिससे कमजोर वर्ग को लोग सशक्त और आत्मनिर्भर। मतलब क्या, सरकार कुछ योजनाएं लाती है और योजनाएं दिखते होंगे गांव में क्या होता है, वार्ड से हैं तो कोई पास करवाना है तो बोलेगा क्या कि 500 रुपये इसमें लगेगा, तो मुखिया है तो उसके पास जाए तो उसके पास कुछ पैसा लगेगा। तो इस चीज को खत्म करके डायरेक्ट वो आधार कार्ड के थ्रू पैसे को उसके अकाउंट में भेज दें, जिससे कोई बिचौलिया जो होगा बीच में जो खाने वाला होता है वो ना हो और उससे पूरे पैसे उसे मिल जाए। अगर पूरा पैसा उसे मिल जाएगा तो उसकी जो भी आवश्यकता है, जैसे घर की आवश्यकता होती है तो घर के लिए पास करवाता है, तो घर के लिए एक प्रबंध आता है सरकार के द्वारा कि घर बनाओ आप, तो वो जो है पैसा उसको मिल पाएगा, तो सही तरीके से वो घर भी बना पाएगा। या तो और भी कुएं के जैसे बनाता है गवर्नमेंट, कुआं होता है तो उसमें भी अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। तो आज हम लोग यही देखेंगे और अगले टॉपिक को फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इससे जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।